झूठा सच्चा कहानी। पत्नी आशा से क्यों नफरत कर बैठो? ऐसे कैसे अकेले ही निर्णय ले बैठा है शरद। अब वह अविवाहित नहीं, शादीशुदा है। पत्नी का भी बराबर का अधिकार है उसके जीवन में। जाना ही था तो संग लेकर जाए कामिनी को, आशा बोल रही थी। यो शरद और कामिनी की शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे। उसके पति शरद ने भारत में नौकरी छोड़ दी और ऑस्ट्रेलिया में आगे शिक्षा प्राप्त करने हेतु अर्जी दी थी, जो स्वीकार हो गई थी। उसे अच्छा खासा वजीफा भी मिल रहा था। ऐसे में शरद यह मौका हाथ से जाने देने को बिल्कुल तैयार न था। कामिनी यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती थी, मगर खर्चों के कारण शरद के साथ जाना भी संभव नहीं था और यही कारण था दोनों में क्लेश का। कुछ दिन सोच विचार करने हेतु कामिनी मायके आ गई थी। थोड़े दिन अलग रहकर बिना भावनाओं को बीच में लाए सोचेंगे तो शायद सही निर्णय पर पहुंच पाए, यह दोनों का मत था। कामिनी नहीं चाहती थी कि माता पिता दोनों में से कोई भी उसकी गृहस्थी के निर्णयों में दखल दे। वैसे भी पिता ओम चुपचाप हमेशा अपनी ही चलाते थे और हर मामले में आशा तिरस्कार सहती आ रही थी। वह इस बात को देखती और समझती रही थी और इसलिए उसने दोनों को कुछ नहीं बताया। पिता एकदम उग्र हो उठेंगे, उसे मालूम था। आखिर कई दिनों बाद कामिनी और शरद ने एक साथ ओम व आशा को अपने निर्णय से अवगत कराया। शरद 2 वर्षों की प्रबंधक शिक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और इस बीच में यहाँ रहकर अपनी नौकरी करती रहूंगी। फिर इनकी शिक्षा पूरी होने पर देखते हैं कि कहाँ अच्छी नौकरी मिलती है, उसी हिसाब से आगे की योजना बनाएंगे। कामिनी की इस बात से जहां मां आशा सहमत न होते हुए भी ब्याहता बेटी के निर्णय का सम्मान कर रही थी, वहीं ओम के चेहरे पर कुंठा साफ झलक रही थी। मैं तुम दोनों के इस निर्णय से असंतुष्ट हूँ। विवाहोपरांत अलग रहना, और वह भी इतनी समयावधि के लिए, कहाँ उचित है। ओम के ऐसा कहते ही मानो एक गहरी खाई खुल गई और एकाएक वे उसमें गिरे चले गए। करीब 24 वर्ष पूर्व जब कामिनी मात्र 3 साल की थी, उसके पिता ओम को एक अच्छी नौकरी की तलाश विदेश ले गई। कतर में कंपनी ने ही रहने को क्वार्टर किया था। पीछे आशा और कामिनी को एक किराए के घर में छोड़ ओम अच्छा पैसा कमाने निकल पड़े थे। आखिर यह पैसा ही उनकी गृहस्थी की गाड़ी को फर्राटे से चला पाएगा। कतर में दिन रात कड़ी मेहनत शक्कत में कब व्यतीत हो जाता पता ही नहीं चलता। रात को शहर से दूर ऑफसाइट कंपनी अहाते में ओम अपनी पत्नी आशा की स्नेहपूर्ण यादों के सहारे समय काटते। भारत में थे तो घर चाहे कितना छोटा था, टीन की छत वाली रसोई हो, दोपहरी में कितनी भी गर्मी बरस रही हो, आशा गर्मगर्म खाना ही परोसती। ओम के पेट भर लेने के बाद भी एक और फुल्के की जिद करती। उनको खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद था तो हर रोज कुछ न कुछ, चाहे कितना भी कम बन पड़े, मीठा बनाती और बड़े प्यार से खिलाती। जब ओम शाम को थक कर घर लौटते तो गली के मोड़ से ही आशा को द्वार पर खड़ा पाते और जब तक चलकर घर में दाखिल होते, आशा हाथ में पानी का गिलास और आंखों में प्रेम नुहार लिए आ पहुँचती। दूर परदेश में ओम यही सब छोटी छोटी बातें याद करते रहते और उदास हो उठते। साल में एक बार घर आने का अवसर मिलता। वह एक माह फिर उसी स्नेह और आदर सत्कार के बीच बीत जाता। कामिनी भी इस बार उन्हें बड़ी सी लगने लगी थी। साल बीतने लगे। करीब 3 से 4 सालों के बाद आशा शिकायत करने लगी कि अब उससे अकेलापन नहीं झेला जाता। साथ के अपने जैसे लोगों के साथ कुछ समय बीत जाता पर सब इसी दुख को झेल रहे थे। तुम यहाँ अपने घर में अपनी बच्ची के साथ हो, तुम्हें काहे का अकेलापन? मेरा सोचो, वहाँ सुदूर परदेश में अकेला तो मैं हूँ, ओम तर्क देते। आप समझ नहीं रहे हैं, एक बच्ची को अकेले पालना, अब मैं कैसे कहूँ। आशा ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी। बस इस बार छुट्टियाँ पूरी होने पर कतर लौटने के 1 महीने बाद ही ओम को आशा की चिट्ठी मिली थी। कामिनी के पापा, आपसे साफ तरह से कह न सकी, इस बार या तो हमें अपने साथ ले चलिए या खुद लौट आइए। लगता है आपको जैसा चल रहा है वही रास आने लगा है, लेकिन मुझसे अब यूं नहीं रहा जाता। मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, अपने साथ रखने को तैयार है, कामिनी को भी अपनाना चाहता है। आप मुझे तलाक दे दीजिए। आपकी आशा। आघात ने ओम के पांव तले जमीन हिला दी। आशा ने यह क्या सब लिख भेजा और अंत में लिखती है, आपकी आशा। कौन हो सकता है वह आदमी आशा के जीवन में?
जब वे इस बार भारत गए थे तब उन्हें कोई शक क्यों नहीं हुआ? कामिनी ने भी कभी कोई उत्तर नहीं दिया। पत्नी वियोग में पहले ही उनके लिए यहाँ स्वयं को स्थापित करना मुश्किल लगता था, साथ ही अकेलेपन की टीस और वीरान सी उनकी जिंदगी बेचैन हुआ करती थी। आशा के इस पत्र से ओम को बहुत रोष हुआ था। उनका मन खिन्न हो उठा था। वह तन और मन से कितना भार ढो रहे हैं, इससे अनजान कैसे हो सकती थी उसकी पत्नी ओम आहत थे, मगर उन्होंने इस रिश्ते को ऐसे ही खत्म करने का सोच लिया। आशा ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। जल्द से जल्द लौटकर उन्होंने अपने लिए एक अलग मकान का बंदोबस्त किया और अदालत के रास्ते अपना लिए। त्योहारों पर भी लोग सुना देते हैं, ऐसे कमाने का क्या फायदा कि इंसान होली दिवाली पर भी घर न आ पाए। और तो और अपने खास दोस्त भी कहते कहते आशा वियोग में बिताए पलों की खट्टी यादों में पहुंच गई। एक बार कामिनी काफी बीमार हो गई थी। उस कष्ट की घड़ी में आशा की पड़ोस की सहेली अंबिका ने उसका बहुत साथ दिया। अंबिका के पति गगन ने उनके अपने छोटे से बेटे का ध्यान रखा और अंबिका कामिनी के माथे पर पट्टी रखती रही जब तक आशा डॉक्टर के पास जाकर दवा ले आई। उस रात आशा के घर गगन रुक गया ताकि जरूरत के समय काम आ सके। आशा अंबिका को जातियों के भेदभाव के बावजूद अपनी बहन समान मानती थी और गगन उसे दीदी कहकर संबोधित करता था। इस वक्त उन्होंने यह रिश्ता निभाकर दिखाया था। आशा कामिनी के पास ही सो गई और गगन साथ वाले कमरे में। अचानक रात के तीसरे पहर नींद की कच्ची आशा ने कमरे में कुछ आहट महसूस की। देखा तो गगन पास खड़ा था। क्या हुआ गगन, कुछ चाहिए आपको? नहीं आशा, मैं तो बस देखने आ गया कि तुम्हें नींद आ गई क्या? गगन के मुंह से अपना नाम व तुम सुन आशा का चौंकना स्वाभाविक था। उसके लाल डोरे और उनमें एक अजीब सा नशा आशा को डरा रहा था। प्रकृति ने स्त्री को छठी इंद्री प्रदान की है जिससे वह परपुरुष की मन की इच्छा आसानी से भांप लेती है। घर अकेला था और कामिनी बीमार अवस्था में सो रही थी। आशा ने फौरन बात टाली। चाय लोगे गगन भाई? आशा, यह समय चाय का नहीं बल्कि। नहीं, मैं चाय बना ही लाती हूँ। तब तक आप जरा कामिनी के पास बैठिए, कह जबरदस्ती चाय बनाने लगी। उसने 2 कप चाय बनाई, एक गगन को दी और एक खुद घूंट घूंट करके पी। जैसे तैसे सुबह के 5 बजे सूर्योदय से पहले की लालिमा के साथ चिड़ियों की चहचहाहट पौ फटते ही सारे आकाश में फैल गई। आशा बोली, गगन भाई अब आप अपने घर जाइए, अंबिका आपका इंतजार कर रही होगी। उस घटना के बाद आशा अंदर तक हिल गई। किससे कहे, अंबिका को कैसे बताए? कहीं उसने आशा को ही गलत समझ लिया कि एक तो मेरे पति ने इतनी मदद की और ऊपर से उन पर इतना घिनौना इल्जाम, और फिर हुआ तो कुछ भी नहीं। यह तो सिर्फ उसका डर है, कोई सबूत नहीं है उसके पास। काफी परेशान हो गई वह और उसने ठान लिया कि अब वह अकेली नहीं रहेगी। इस संसार में उसका कोई है तो बस उसका अपना पति। वह फौरन उन्हें घर वापस बुलाना चाहती थी। बस एक अन्य सहेली की सुझाई हुई तरकीब अपनाकर आशा ने ओम को वह चिट्ठी लिख डाली। कितनी मूर्ख थी आशा! क्या वह कभी समझ पाएगी कि उसकी इस तरकीब से ओम को कितना गुस्सा होगा? उनमें कितनी निराशा, कितना अंधकार घर कर चुका था। इस तरकीब के पीछे के सारे घटनाक्रम से अनभिज्ञ ओम इस फैसले पर पहुंच गए थे कि चुप्पी ही तू मैं से बेहतर है। वे तो केवल अपनी पत्नी की ओर कमजोर आंखों से देख रहे थे। आशा ने बहुत माफी मांगी, कोर्ट ने भी उसे खरी खोटी सुनाई, मगर आशा के न मानने पर तलाक न हो पाया। उन्हें साथ ही रहना था, लेकिन ओम के मन में गनी फांस ने उन्हें आशा की ओर से एक तरह अलग कर दिया। तो बस यूं ही बुझे मन से निभाने के लिए ओम ने अपना जीवन काट दिया था। का चुप रहना ही उचित था, मगर आज एक झूठे सच को लेकर इतना परेशान भी तो नहीं देख पा रही थी। बहुत उधेड़बुन में उलझे थे दिल और दिमाग। आज वह स्वयं शादीशुदा है, पति पत्नी के रिश्ते की नजाकत को पहचानती है। क्या आगे बढ़कर एक प्रयास करना उचित न होगा? कामिनी शरद के साथ अपने घर लौट गई। शरद जाने की तैयारी में था। कामिनी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह चाहती थी कि शरद खुश मन से जाए, पूरी लगन से अपनी शिक्षा पूर्ण करे और फिर दोनों साथ में एक बेहतर जिंदगी जिए। नियत दिन शरद चला गया।
आजकल के युग में जहां संपूर्ण दुनिया एक ग्लोबल विलेज गई है, जहां स्काइप, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि ने 7 समुंदर पार की भी दूरियों को हमारी हथेलियों पर सिमटा दिया है, वहां लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का निभाना इतना कठिन नहीं। कामिनी यह बात अच्छी तरह समझती थी। उसका पति उससे बहुत दूर एक दूसरे महाद्वीप में होते हुए भी उसके इतने पास था कि आज उसने क्या खाया, कितने बजे सोया, क्या कपड़े पहने, किस किस से मिला, क्या सीखा आदि सब से वाकिफ थी कामिनी। इसी तरह वह भी जो कुछ अपने पति से बांटना चाहती, वह हर बात वह शरद से कर सकती थी। बिस्तर जरूर अकेला था, मगर इतना साथ भी बहुत था। और फिर वह जानती थी कि ये दूरियां केवल 2 साल के लिए है। जब समयाविधि नियत हो तो प्रतीक्षा इतनी कठिन नहीं लगती। कुछ समय बाद कामिनी फिर अपने मायके चली जाती। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने का एक फायदा यह भी है कि जल्दी जल्दी मिलना हो जाता है। माता पिता ने शरद के हालचाल पूछे और कामिनी को सारी जानकारी है, इस बात से उन्हें तसल्ली मिली। चल अच्छा है बिटिया, तेरी शरद जी से रोज बातें हो जाती है। हमारे जमाने में तो बस चिट्ठियों का सहारा था। आशा के कहते ही ओम बिफर पड़े। हाँ, बहुत सहारा था चिट्ठियों का, जो बातें मुंह पर न कह सको वे लिख कर भेज दो। एक बार फिर उपेक्षा से आशा की आंखें छलक आईं। पल्लू के कोर से धीरे से आंखें पोंछती आशा बहाने से उठ गई, पर कामिनी से यह बात न छिप सकी। पापा आप कब तक यूं? फिर कुछ सोचकर उसने अपने पिता का हाथ थाम कमरे में ले गई और चिटकनी चढ़ा दी। उनकी प्रश्नवाचक दृष्टि के उत्तर में वह बोली, मैं नहीं चाहती कि मम्मी हमारी बातें सुन ले। पापा शायद मैं पूरी तरह न समझ पाऊं कि आप पर मम्मी की वह चिट्ठी पढ़कर क्या गुजरी होगी, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन फिर यही लॉजिक मम्मी की भावनाओं पर भी तो लागू होगा। जैसे आपको अपनी ठेस, अपना आघात ज्ञात है, वैसे ही क्या आपने कभी मम्मी से यह जानना चाहा कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला? इतना बड़ा झूठ जिसकी सजा वे आज तक भुगत रही है। कामिनी ने आगे कहा, जैसे आज मेरे पति के मुझसे दूर जाने पर आपको एक पिता के रूप में परेशानी हुई, क्योंकि आप मानते हो कि मैं अकेली कैसी जिंदगी जीऊंगी। लेकिन पापा, मेरे पास आप दोनों हो और बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं है। मम्मी के पास मैं थी और घर परिवार वाले सब दूर। ऐसे में उन्हें कितनी ही परेशानियां आई होंगी। एक महान घर में अकेली औरत, एक छोटे बच्चे का साथ, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, स्कूल में दाखिला कराना, स्कूल की मीटिंग में जाना, घर गृहस्थी की सारी संभाल, राशन, कपड़ों इत्यादि की खरीदारी, ऊपर से बढ़ते बच्चे का पालन पोषण। मैं सोच भी नहीं पाती हूँ कि कैसे माँ ने अकेले ही सब किया होगा। इच्छा, बातें करने की इच्छा, मानसिक संबल की आवश्यकता, हंसने बोलने और बदन को छूने सहलाने का मन बढ़त की जरूरतें, विरह भरे दिन महीने। उस समय उम्र ही क्या थी उनकी। किसी भी औरत के लिए कितना नीरस हो जाएगा जीवन जब उसका पति दूर परदेश में हो और उसके लौटने का कोई सूत्र भी नहीं दिखे। जरा सोचिए पापा, किस हद तक अकेली हो गई होगी उनकी जिंदगी, जो उन्होंने यह कदम उठा लिया। किसी परपुरुष के अपने जीवन में न होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि अपने पति को अपनी बेवफाई का लिखित सबूत दे डाला। यह उनकी चालाकी नहीं, सीधापन था। जो वे वाकई बेवफा होती तो कुछ भी कर सकती थी। आप तो साल में एक बार आते थे और सभी रिश्ते नातेदार भी उसी एक माह में आते थे। यहाँ क्या हो रहा है किसको खबर। कामिनी ने आज वह खिड़की खोली थी जिसे ओम कसकर बंद चुके थे। यह बात ठीक है कि ओम अपने परिवार से दूर, कठिन परिस्थितियों में परदेश में मेहनत कर अपनी गृहस्थी के लिए कमा रहे थे, मगर यह भी उतना ही सच था कि उस गृहस्थी की गाड़ी को आशा अकेली ही खींच रही थी। उसने कई बार ओम को घर लौट आने या उसे भी साथ ले चलने की मांग की थी। ओम की अनिच्छा देख हो सकता है उसे यही एक विकल्प सूझा हो। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी, गलती केवल परिस्थिति की थी। ओम की परिस्थिति उन्हें बीवी बच्चे साथ रखने की इजाजत नहीं दे रही थी और आशा की परिस्थिति उसे अकेले आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। वह जानती थी कि कतर में नौकरी मिलने की शर्त ही यह थी कि पत्नी को साथ न लाओ। वह यह भी जानती थी कि ओम न जाते तो वे टूटे फूटे टीनट पर के मकान में रहने को मजबूर रहते।
कामिनी को भी 2 वर्ष ही अकेले विरह गीत गाने थे, लेकिन आज उसने जो किया था उससे एक ही छत के नीचे रह रहे अपने माँ बाप की कभी न खत्म होने वाली विरह की दीवार को तोड़ जरूर दिया था। इस बार मायके से अपने घर वापस लौटने पर कामिनी अकेले होते हुए भी मुस्कुरा रही थी। उसका मन हल्का हो गया था।